चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, और जिसके अंदर सबसे पहले आता है आपका पहली पंचवर्षीय योजनाएं। आपको समय जरूर ध्यान रखना है। पहली पंचवर्षीय योजना का जो समय है 1951 से लेकर 1956 तक की जो योजना थी वो कौन सी है? पहली पंचवर्षीय योजना, यानी कि पूरे 5 साल। किस मॉडल के ऊपर आधारित थी ये? हेराल्ड-डोमर मॉडल। किस मॉडल के ऊपर? हेराल्ड-डोमर मॉडल। यहाँ पर मेन जो उद्देश्य बताया गया है वो किसके ऊपर है? कृषि उत्पादन, यानी कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया है। किसको? एग्रीकल्चर, क्योंकि भारत उस समय आजाद हुआ था और आजाद होने के लिए सबसे पहले हमें इनकम वगैरह चाहिए। तो इनकम सबसे ज्यादा शुरुआत में किससे आ सकती है? कृषि से। तो इन्होंने कृषि के क्षेत्र को बढ़ाने की यहाँ पर शुरुआत करी है। यहाँ पर कृषि के उत्पादन को क्या रखा गया है? 2 गुना। ठीक है, इन्होंने कहा कि हम एग्रीकल्चर के अंदर जो फसल हो रही है उस फसल को क्या करवा देंगे? 2 गुना। ऐसा ही बीजेपी गवर्नमेंट 2014 के अंदर तब आई। आते ही सबसे पहले उन्होंने लक्ष्य रखा था किसानों की आय को क्या कर दिया जाएगा? डबल कर दिया जाएगा। बट अभी तक किसानों की आय डबल नहीं हुई, इसीलिए 2-2 हजार रुपये देकर मस्का लगा रही है सरकार किसानों को। ठीक है, कि हाँ इनकी इनकम की ग्रोथ हो जाए। ठीक है, वो 2000 देने से अच्छा है किसानों को जो संसाधन है उन संसाधनों के अंदर क्या दे दी जाए? सब्सिडी दे दी जाए। वो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि किसान क्या करेगा? जिसके पास मान लो 1-2 किले ठेके दे दो, 6000 उधर से आ रहे हैं, 1 साल के 6000 और उधर से कुछ आ जाएगा, रोजी रोटी चल जाएगी। ठीक है, तो पैसा देने का मतलब क्या होता है? आलस। ठीक है, किसान आलसी होता जाएगा धीरे धीरे। अब ये आने वाली सरकार अगर इस पैसे को अगर बढ़ा दिया, एज ए बुढ़ापा पेंशन के तरीके से अगर इसको कर दिया जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे लोग? बिल्कुल आलस हो जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे जो काम हमारे पास जो मजदूर हैं उन मजदूरों की संख्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और इतना टेक्नोलॉजी भारत के अंदर आ नहीं रहा है कि मजदूर उस टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर जाए। ठीक है, तो बिना मजदूरी देश के अंदर नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा जो देश है भारत, ये कैसा है? कृषि प्रधान देश। कैसा प्रधान देश है? कृषि। बिना मजदूरों के यहाँ पर कुछ नहीं होता। यहाँ पर कुछ योजनाओं को मंजूरी मिलती है, जिसके अंदर आता है बाघड़ा नांगल, दामोदर घाटी और हीरा कुंड। बहुउद्देशीय परियोजना थी, यानी कि इन्हीं के द्वारा क्या निकाली गई थी? नहरें, और जिससे किसको बेनिफिट होता है सबसे ज्यादा? कृषि को। किसको? कृषि को। तो कृषि क्षेत्र को क्या दी गई थी? यहाँ पर प्राथमिकता दी गई थी। तो विभाजन के बाद जैसे ही देश का विभाजन होता है तो यहाँ पर हमें किससे? एक तो युद्ध से, और जो असंतुलन बना हुआ था सभी के बीच में उसको यहाँ पर संतुलन करना था, और युद्ध से हमें क्या है? बचना था। ठीक है, तो इसी के लिए योजना के अंदर ज्यादा फोकस नहीं कर पाई थी सरकारें। तो इसलिए कहा जाता है कि अंतिम 2 वर्षों के अंदर उत्पादन के कारण ये सफल रही थी। शुरुआत में इतनी ज्यादा सफल नहीं रही थी, क्योंकि शुरुआत के अंदर हमारे ऊपर युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। इधर से चाइना कभी भी सोच रहा था कि हमला कर दें, तो इसलिए एक समझौता हुआ था। कौन सा? पंचशील। ठीक है, तो यहाँ पर यह कहा गया है न्यूनतम समय में खाद्यान्न के अंदर आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, यानी कि लघु एवं कुटीर उद्योगों का पुनरुद्धार। छोटे छोटे जो उद्योग है उनको यहाँ पर ज्यादा क्या किया गया? फोकस किया गया था, उनको शुरू किया गया था, छोटे छोटे उद्योगों को। ठीक है, तो अंतिम 2 सालों के अंदर ये योजना क्या रही थी? ज्यादा सफल। दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय क्या है? 1956 से लेकर 1961। इस पंच योजना के अंदर कौन से मॉडल को लाया गया? पीसी महालनोबिस, यानी कि पीसी महालनोबिस नाम के एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इस पंचवर्षीय योजना को तैयार किया था। और इसके अंदर किसको स्थापित किया गया? भारी उद्योग। भारी उद्योग क्या मतलब? 1000 किलो के उद्योग। अच्छा, कैसे? बड़े बड़े उद्योग। ये भारी का मतलब होता है हैवी ड्यूटी वाले। ठीक है, कौन से? हैवी ड्यूटी। ठीक है, तो हैवी ड्यूटी वाले उद्योगों को क्या किया गया था? यहाँ पर स्थापित किया गया था। और यहाँ पर कुछ स्थापित करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए था? पैसा। अब ऐसे तो है नहीं कि हाँ भाई जैसे तुम्हारा मन कर रहा भुन्ना के अंदर एक शुगर मिल स्थापित कर दिया जाए, कर दोगे? तो उसके लिए क्या चाहिए? है क्या चाहिए? मरी सी आवाज क्यों आ रही है? मैं ले थोड़ी रहा हूं तुमसे, पूछ ही रहा हूं। क्या चाहिए? पैसा। और पैसा ना हो तो हमें क्या लेना पड़ेगा? ऋण। क्या लेना पड़ेगा? ऋण, यानी कि कर्जा उठाना पड़ेगा। ठीक है, अब कर्जा लेना पड़ेगा तो जो कर्जा लिया जाता है ये अलग अलग या तो संगठनों से लिया जाता है या किसी दूसरे पड़ोसी देश से। जैसे
हमें मान लो कोई भी फोन वगैरह कुछ भी लेते हैं तो पैसे ना हो तो क्या करते हैं, पड़ोसी से उधारे ले लेते हैं, भाई बाद में ले लियो। तो देश क्या करते हैं, पड़ोसी देशों से ले लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, पड़ोसी देशों से ऋण वगैरह लिया था, धीरे धीरे वो ऋण चुकाने में असमर्थ होते जा रहे थे, ठीक है, तो इसलिए असफल हो गया था। तो बड़े बड़े स्टील प्लांटों की यहाँ पर योजना थी, जिसके अंदर एक स्टील प्लांट था राउरकेला उड़ीसा, किसके सहयोग से, जर्मनी, किसके सहयोग से, जर्मनी। भिलाई छत्तीसगढ़ वाला किसके सहयोग से, ये पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ के अंदर भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बनाया गया, किस देश के सहयोग से, रूस। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल का किसके सहयोग से, किसके, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और एक और आता है आपका झारखंड का बोकारो, ये किसके सहयोग से, रूस। और बट ये इस पंचवर्षीय योजना के अंदर नहीं था, इससे अगली जो पंचवर्षीय योजना है तीसरी, उसी के अंदर उसको स्थापित किया गया था। प्रमुख उद्देश्य यहां पर क्या था, भारी उद्योगों के ऊपर जोर दिया जाए। अगर उद्योगों के ऊपर जोर देंगे तो क्या होगा, तीव्र औद्योगिकरण, क्या हो जाएगा, तीव्र औद्योगिकरण हो जाएगा। और अगर औद्योगिकरण बढ़ेगा एकदम से तो क्या रोजगार पैदा होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना, लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो लोगों को धीरे धीरे क्या मिलना शुरू हो गया, रोजगार। जैसे ही लोगों को रोजगार मिला तो आय और जो धन की जो समानता है उसके अंदर क्या होने लगी, कमी आने लगी, यानी कि लोगों की आय बढ़ने लगी, ठीक है। और यहाँ पर जो धन था उसके भी जो बीच में असमानता थी वो भी क्या होने लगी, धीरे धीरे कम होने लगी थी, ठीक है। यही मेन यहाँ पर उद्देश्य था किसके अंदर, दूसरी पंचवर्षीय योजनाएं। मेन आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है किस मॉडल के ऊपर आधारित था, पीसी महान लोबिस। पहली किसके ऊपर, हेराल्ड डोमर मॉडल। पहली में किसके ऊपर जोर दिया गया, बहुउद्देशीय परियोजना, किसके ऊपर, बहुउद्देशीय। और दूसरी के ऊपर किसके ऊपर, भारी उद्योग, ठीक है, दूसरी में किसके ऊपर, भारी उद्योग। उसके बाद में आती है तीसरी पंचवर्षीय योजना, पीसी महालोबिस, चक्रवर्ती और सैंडी। ये जो सैंडी ये अंग्रेज था, ठीक है, एक अंग्रेज सहयोगी मिल गया था और इसी तीनों ने मिलकर इस मॉडल को तैयार किया और उसी को हम क्या कहते हैं, तृतीय पंचवर्षीय योजनाएं। 1961 से लेकर कब तक चलती है, 1966। अब यहां पर मेन उद्देश्य क्या था, एक तो कृषि को बढ़ावा और दूसरा उद्योग, इन दोनों को बढ़ावा देना। पहले के अंदर किसको बढ़ावा दिया, दूसरी के अंदर उद्योग, और तीसरी के अंदर दोनों को, तीसरी के अंदर दोनों को बढ़ावा। बट ये योजना सफल नहीं हुई थी, ये सबसे ज्यादा असफल योजना थी। पहले भी ज्यादा इतनी सफल नहीं हुई थी, बट लास्ट 2 सालों के अंदर उस योजना ने भरपूर फायदा उठाया था, जिसके तहत कृषि या एग्रीकल्चर के अंदर काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी, ठीक है, तो इसलिए वो सफल हो गई थी। बट ये सबसे ज्यादा क्या थी, असफल, सबसे ज्यादा क्या थी, ये असफल थी। अब इस योजना के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी, आत्मनिर्भर या स्वतः स्फूर्त बनाने का लक्ष्य है, यानी कि हमें खुद के ऊपर निर्भर होना था, ठीक है, यानी कि हम खुद अपना कार्य चलाएं, किसी से ब्याज वगैरह ना ले पैसा, उसको कहते हैं आत्मनिर्भर। यहां पर किसके ऊपर जोर दिया गया, खाद्यान्नों के क्षेत्र में, ठीक है, किसके, खाद्यान्न, और उद्योगों का निर्यातों की जरूरत थी, ठीक है, यानी कि निर्यात करना। एक होता है आयात, आयात का मतलब क्या होता है, आयात का मतलब है ना किसी से लेना, निर्यात का मतलब, तो यहां पर किसकी जरूरत होगी, निर्यात, क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर हमने क्या किया था, भारी उद्योगों के तहत भारत के अंदर जो स्टील प्लांट थे उसके अंदर प्रोडक्ट को बनाया, और वही प्रोडक्ट अब क्या करना था, बेचना था। अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बेचेंगे तो क्या मिलेगा, डॉलर, क्या मिलेगा, डॉलर, और डॉलर से हमारी अर्थव्यवस्था क्या होगी, मजबूत होगी, ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है निर्यात। जो देश सबसे ज्यादा निर्यात करता है उस देश की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा मजबूत होती है। एग्जाम्पल चाइना, चाइना सबसे ज्यादा चीजों को क्या करता है, निर्यात करता है, सबसे ज्यादा बेचता है दूसरे देशों के अंदर, है ना। कोई भी चीज हो आप देख लेना, सीधा मेड इन चाइना लिखा मिलता है, देखते हो, ठीक है। आपने स्मार्ट वॉच बांधी है, इसके ऊपर भी मेड इन चाइना, मोबाइल फोन है उसके ऊपर भी मेड इन चाइना। धीरे धीरे आने वाले 30-40 सालों के अंदर इनके ऊपर भी मेड इन इंडिया आने लग जाएगा, ठीक है। चलिए, यहां पर उद्योग जैसे इस्पात, रसायन, ईंधन और बिजली, इनके क्षेत्रों के ऊपर ज्यादा विकास दिया गया था। और किसने, मशीन निर्माण की अक्षमता जो थी उसको भी स्थापित किया, ठीक है। मेन इन्होंने यहाँ पर टारगेट रखा कि 10 साल के भीतर
संसाधनों से औद्योगिकरण की जितनी भी जरूरतें हैं उन सभी जरूरतों को हम क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। बट ये जरूरतें पूरा नहीं हुई थी। यहाँ पर मेन जो इसका उद्देश्य था, देश की मानवीय शक्ति का पूर्ण रूप और रोजगार अवसरों के अंदर वृद्धि करना, यानी कि डेवलप करना, ठीक है, मानवीय शक्ति का, और धीरे धीरे किसके अवसर पैदा करना, रोजगार। ये दो चीजों की यहाँ पर वृद्धि हुई थी। अब इसी योजना के तहत भारत के अंदर कृषि के क्षेत्र के अंदर एक क्रांति लेके आए थे, जिस क्रांति को हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति। क्वेश्चन आता है, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के तहत लाई गई थी? किसकी? तीसरी पंचवर्षीय योजना, यानी कि अंतिम समय 1966 में प्रारंभ हुई थी। हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? 1966। हरित क्रांति का विश्व के अंदर जनक किसको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के। बट भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक एम स्वामीनाथन। कौन थे? एम स्वामीनाथन। इस हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? विलियम गार्ड। हरित क्रांति शब्द किसने? विलियम गार्ड। विश्व में हरित क्रांति शब्द का जनक, हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग। भारत का जनक एम स्वामीनाथन। शब्द किसने दिया? विलियम गार्ड। अब हरित क्रांति के तहत क्या था कि उत्पादन को बढ़ाना, ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर जो हम फसलें बो रहे हैं उन फसलों के अंदर क्या होना? बढ़ोतरी होना, ठीक है, यही इनका मेन मकसद था। तो यहाँ पर जो बीज था, यहाँ पर अलग बीज का प्रयोग किया जाएगा, है ना। आप देखते होंगे हम खेत के अंदर गेहूं लगाते हैं, एक गेहूं हम घर वाला बो दें, एक गेहूं हम बाहर मार्केट से बीज को लाकर अगर बोते हैं तो फर्क होता है कि नहीं होगा? घर वाली कनक अगर गेहूं अगर हम बोएंगे तो उसके 2 कट्टे डालने पड़ेंगे, अगर बीज लेके आएंगे तो उसका एक ही कट्टा इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि 40 किलो, ठीक है, 40 या 50 किलो। घर वाली कम से कम भी 70-80 किलो के आसपास गेहूं डालनी पड़ती है तब जाके। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, हाई यील्ड वैरायटी का एक नया बीज लेके आए थे, इस वैरायटी के नाम से हाई यील्ड, यानी कि जिसका मेन मकसद था कि उपज बहुत ज्यादा हो। तो इसी के तहत इन्होंने क्या किया, जो मोटे अनाज थे इनके उत्पादन पर जोर दिया, जिसके अंदर गेहूं का उत्पादन तो इन्होंने बढ़ा दिया। पहले गेहूं हम जब बोते थे खेत के 1 एकड़ के अंदर मैक्सिमम 40 मन, ठीक है, यानी कि 15-16 क्विंटल के आसपास ही गेहूं होता था। आज के समय कितना होता है? 70-80-100 तक चला जाता है। जाता है कि नहीं जाता? किसकी देना है? हरित का जाता है बेटा, ठीक है, तेरी एग्रीकल्चर भी कमजोर है, जाता है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से सारी चीजें अगर डाली जाए और प्रॉपर बढ़िया बीज का इस्तेमाल करें तो 80 मन तक गेहूं चला जाता है, 100 तक भी चला जाता है। पिछली बार मैंने देखा था कोई नॉन, उनके 1 एकड़ के अंदर जो गेहूं हुआ था वो 95 के आसपास हुआ था। अरे नया एक बीज है श्री राम का बेटा, डिपेंड करता ना, अब जमीन को पहले ही मतलब उसके अंदर तुम और खाद वगैरह डालते नहीं हो, है ना, ढंग से प्रॉपर टाइम के ऊपर सारी चीज ना हो तो फिर नहीं होता, ठीक है। एक दिन का फर्क पड़ जाता है यहाँ पर, ठीक है, और इन्वायरमेंट भी सही होना चाहिए, ठीक है। पिछली बार बारिश ही नहीं हुई थी तो कहाँ से गेहूं होगा, ठीक है। तो सारी चीजें प्रॉपर टाइम के ऊपर चाहिए होती है फसलों को, तब जाकर उत्पादन बढ़िया तरीके से हम ले पाते हैं, अन्यथा नहीं ले पाते। अब की बार बारिश हुई है? ज्यादा हुई बारिश? अब की बार नहीं हुई ना, ठीक है। अभी आपने देखा होगा राइस के अंदर क्या ज्यादा बढ़ोतरी थी? उत्पादन हुआ? अच्छा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बारिश नहीं थी, ठीक है। सबसे ज्यादा फैक्टर बढ़ता है, और मैंने आपको बताया था आय प्राथमिक सेक्टर से जो आती है वो किसके ऊपर डिपेंड है? प्रकृति के ऊपर, है ना। किसके ऊपर? प्रकृति। तो यहां पर किसका उत्पादन बढ़ाया गया? गेहूं का। अगर आपको यकीन ना माने, बिहार के अंदर चले जाओ या बिहार से और आगे क्षेत्र के अंदर चले जाओ, आज भी उनकी वही स्थिति है, क्योंकि उधर हरित क्रांति का प्रभाव नहीं गया था। हरित क्रांति मेन इधर हमारे उत्तर भारत के अंदर थी, ठीक है। उधर आपका उत्तर और पूर्व भारत की तरफ कम था इसका विस्तार, ठीक है। आज भी वहां के लोग जो किसान हैं उनकी स्थिति खराब है एज कंपेरिजन टू हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसानों की, ठीक है। हमारे किसानों को देखो ज्यादा तरक्की कर गए हैं। क्या वो किसान नहीं थे? क्या वो फसल नहीं बोते? वो भी तो बो रहे हैं ना। हमारे इधर यहाँ पर कौन सी क्रांति आई थी? हरित क्रांति। इसी के कारण हमारे गेहूं का जो उत्पादन था वो क्या हो गया? बढ़ गया। इसके अंदर जो धान का उत्पादन था उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा था। बट यहाँ पर जो मोटे अनाज लाइक दैट तिलहन और दलहन, इसके जो उत्पादन थे ये क्या हो गए थे? घट गए। आज के समय आप देखते हो कि क्या इधर हमारे हरियाणा के अंदर इनका उत्पादन किया जाता है, दलहन और तिलहन का?
बहुत ही कम, इतना करते हैं जितना घर के अंदर काम चल जाए बस, है ना। इतनी दलहन और तिलहन का उत्पादन करते हैं, ज्यादा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इनके अंदर इतना प्रॉफिट नहीं है जितना गेहूं के अंदर प्रॉफिट होता है, क्योंकि गेहूं के अंदर क्या है, उत्पादन बहुत बढ़ चुका है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर इनका उत्पादन धीरे धीरे घट गया। हरित क्रांति का जो केंद्र बताया गया था कौन सा? उत्तर प्रदेश के शामली। उत्तर प्रदेश के अंदर शामली एक क्षेत्र है, उसको क्या बनाया गया था? इसका केंद्र बनाया गया था। और सर्वाधिक लाभ किसको मिला? पंजाब। किसको मिला? पंजाब। इसलिए आज के समय आप देखते होंगे पंजाब के लोग सबसे ज्यादा विदेश के अंदर हैं, ठीक है। पैसा सबसे ज्यादा उन्हीं के पास है, क्योंकि सबसे ज्यादा फसल वहां पर ज्यादा उत्पन्न हो रही है, उत्पादन यहाँ पर सबसे ज्यादा बढ़ा गया था। उसके बाद में एक और हरित क्रांति आई, जिसको कहा जाता है द्वितीयक हरित क्रांति। इस द्वितीयक हरित क्रांति लगभग 2010 के आसपास आई थी, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर और वृद्धि कर दी गई हर फसल के अंदर, और हर फसल के अंदर वृद्धि करने के बाद में यहाँ पर जो अलग से एक बीज लेके आए थे, जिसको कहा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाई, ठीक है। यानी कि जेनेटिक उसका जो जीन है उस जीन को चेंज कर दिया गया। आप देखते होंगे आज के समय एक हाइब्रिड के नाम से बीज आता है ना, हाइब्रिड लौकी। पहले वाली जो लौकी है इतनी होती थी, आज वाली जो लौकी होती है इतनी इतनी लंबी होती है लौकी है। पेठा आता है, पहले पेठा इतना ही होता था, आजकल पेठा कितना होता है? होता है कि नहीं होता? होता है ना, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इनको मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग यहां पर आजकल क्या कर दिया, पेठे के अंदर क्या है, फूलने वाला जो अलग से जो जीन है वो निकाल के इसके बीज के साथ जोड़ दिया, ठीक है, वो अपने आप ही होगा, ठीक है। जैसे अभी कहा जा रहा है कि पीछे चाइना ने ना जो ह्यूमन है, ह्यूमन के जीन्स को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अगर मान लो जिसको दौड़वाना ही है, सिर्फ उसको रेस ही लगानी है, तो जो घोड़े के अंदर जो जीन होता है दौड़ने वाला, उस जीन का एक टुकड़ा मनुष्य के साथ जोड़ा जा रहा है। अगर वो जीन मनुष्य के अंदर आ जाएगा तो उसका काम क्या होगा? केवल दौड़ना, है ना, कोई नहीं रोक पाएगा फिर उसको, तो है ना, ठीक है। तो धीरे धीरे, बट जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसको अप्रूव नहीं करता कि मनुष्य की जीन के साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, है ना। पीछे कोविड के अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें देखी होगी कि आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, इसलिए कोविड आ रहा है, इसलिए इतने लोग मर रहे हैं। सुना होगा, न्यूज़पेपर वगैरह देखा होगा, बहुत सारे जो अच्छे वैज्ञानिक वगैरह थे उनके इस तरीके के व्यू आए थे, ठीक है। तो ये चीजें भी है, कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ अगर हम खिलवाड़ करते हैं तो प्रकृति भी यहाँ पर आक्रामक रूप के अंदर आएगी, ठीक है, ये होती है चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर अभी कौन से हैं? हाइब्रिड। ये किसके अंदर? द्वितीयक हरित क्रांति के दौरान चल रहे हैं, ठीक है। पहले कपास कम होती थी, आजकल कपास भी ज्यादा होती है। क्यों? हाइब्रिड कपास आ गया ना, हाइब्रिड बीज आ गया, अलग से अलग प्रकार के, उनके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया गया है। अब इस योजना के असफलता के कुछ कारण थे। ये योजना सबसे ज्यादा असफल रही थी। असफलता के कारण 1962 के अंदर किसने हमला कर दिया? चीन ने। किसने हमला किया था? चीन। और चीन के साथ यहां पर बाद में इसी दौरान नेहरू की मृत्यु हो गई थी 1964 चीन युद्ध के बाद, ठीक है। तो चीन ने जो हमला किया था, दो क्षेत्र की तरफ हमला किया था, एक जम्मू कश्मीर जिसको हम आज के समय क्या कहते हैं? अक्साई चीन, और एक इधर अरुणाचल प्रदेश। किधर किया था? अरुणाचल प्रदेश। और भारत के किस क्षेत्र के ऊपर चाइना ने कब्जा कर लिया था? जम्मू कश्मीर। क्या अरुणाचल प्रदेश के ऊपर कब्जा कर पाया? चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कब किया था? कब किया था? ठीक है, 1959 के अंदर चाइना ने किस पे कब्जा किया था? तिब्बत। जब तिब्बत के ऊपर कब्जा किया तभी कहा कि तिब्बत की ही क्या है, पार्ट है, कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, जिसको दक्षिण तिब्बत के नाम से जानता है चाइना, ठीक है। तो इसलिए चाइना हमेशा उधर घुसपैठ करता रहता है, और भारत वाले भी क्या है, मुंह तोड़ उनको जवाब देते हैं, और बाद में एक नारा लगाते हैं, कौन सा? हिंदी चीनी भाई भाई, है ना। ऐसे गले मिलकर भी पीछे से एक दो घोप देते हैं भारतीय, खतरनाक है बड़े, ठीक है। 1965 और 66 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या लड़ा गया था? एक युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर युद्ध हुआ था। पाकिस्तान बार बार घुसपैठ कर रहा था, तो इसलिए यहां पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था भारत ने, ठीक है। तो यहां पर भी पाकिस्तान क्या हो गया था? हार गया था। और 1965 के अंदर भारत के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। उस समय बारिश वगैरह हुई नहीं थी, तो यहां पर बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया था, भीषण सूखा। नदियां जो थी हमारी सारी सूख गई थी, पानी के लाले पड़ गए थे उस समय,
1965 के अंदर। और जब यहाँ पर ज्यादा सूखा पड़ा तो इसी समय जो देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। बोले ये किसान ही कुछ कर सकते हैं, यही इस देश को बचा सकते हैं। तब किसानों ने जी तोड़ मेहनत कर कर कृषि के क्षेत्र के अंदर ज्यादा उत्पादन किया था, तभी देश को यहाँ से लेके बाहर निकाल के आए थे। जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? बहादुर शास्त्री। कब दिया? 1965, जब भीषण सूखा पड़ा था, बारिश नहीं हुई थी उस समय, ठीक है, तभी ये नारा दिया गया था। जैसे ही ये योजना समाप्त होती है, असफल होती है, तो भारत के अंदर यहाँ पर जो स्थिति थी वो खराब हो गई, और इस खराब स्थिति के कारण आगे वाली जो प्लानिंग थी पंचवर्षीय, वो योजना नहीं कर पाया। इसलिए बीच में यहाँ पर कितने साल का गैप आया? 3 साल का। और इसी 3 साल के गैप को कहा जाता है योजना अवकाश। तो 1966 से लेकर कब तक? 1969 तक क्या रहा था? योजना अवकाश। आज तक कितने योजना अवकाश आए हैं? 2 ही आए हैं बेटा। तीसरा कौन सा है? 90 से 92 था दूसरा, तीसरा कौन सा है? कौन सा? 78 से 80। आ जाओ, 2 ही है, तीसरा नहीं है, उसको नहीं माना जाता योजना अवकाश। अवनरत योजना आई थी वो, ठीक है, उसके अंदर योजना थी, अवकाश नहीं था। यहाँ पर कोई कार्य नहीं होता अवकाश के अंदर। अवकाश का मतलब क्या था? छुट्टी होती है। पढ़ेंगे, देखते चलो, कोई बात नहीं, ठीक है। वर्ष 1965 के अंदर एक तो भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध, दूसरा सूखा, तीसरा मुद्रा का अवमूलन, ठीक है, यानी कि मुद्रा की जो वैल्यू थी वो भी गिर गई थी। तो कुछ नोटों को यहाँ पर भी बंद कर दिया गया था इस समय। आम उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में क्या हो गई थी? वृद्धि, यानी कि महंगाई वगैरह बढ़ गई थी, इसलिए मुद्रा का अवमूलन किया गया था। जब भी महंगाई बढ़ती है तो तुरंत मुद्रा का अवमूलन कर दिया जाता है, ठीक है। कुछ हद तक महंगाई वगैरह कंट्रोल कर ली जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए अगली जो पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर क्या हो गई थी? देरी। और देरी होने के बाद में 3 साल के बाद में दोबारा से एक पंचवर्षीय योजना आती है, जिसको हम क्या कहते हैं? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजनाएं। कब से लेकर कब तक? 69 से लेकर 74 तक, ठीक है। 69 से लेकर 74 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना? चौथी पंचवर्षीय योजना को किसके द्वारा तैयार किया गया था? D.R. गाडगिल के द्वारा इसको क्या किया गया था? तैयार। D.R. गाडगिल मॉडल के ऊपर बेस है कौन सी योजना? चौथी। और इसी के अंदर क्या हुआ? 1970 में इस योजना को क्या कर दिया? पास कर दिया गया था, ठीक है। तैयार हो गई थी 69 के अंदर। मेन इसका जो उद्देश्य था, ये उद्देश्य क्या था? एक तो स्थिरता प्राप्त करना, क्योंकि भारत का उस समय संतुलन बिगड़ गया था, क्योंकि एक तो अटैक किया गया था चाइना का, बैक टू बैक किसने अटैक कर दिया? पाकिस्तान ने। और उधर से फिर एक और घटना क्या घट गई? सूखा पड़ गया, ठीक है। 3 चीजें एक साथ होती है तो संतुलन बिगड़ जाता है ना। अब घर के अंदर मान लो तुम्हें पहले पापा डांटे, फिर मम्मी डांटे, फिर भाई और डांट दे, फिर ऊपर से बहन है वो भी डांट दे, तो तुम्हारा संतुलन क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। तुम कहोगे मैं तो मरने जा रहा हूँ है ना, ठीक है। चलिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। डांट रहे कोई बात नहीं है, एक बार उनकी तरफ स्माइल कर दो, डांट रहे हो तो, है ना, अपने आप शांत हो जाएगा मामला। आ जाओ इधर, ठीक है। इसी दौरान क्या हुआ? प्रतिकूल मौसम ने फसलों को बर्बाद कर दिया, ठीक है। यानी कि जो सूखा पड़ा हुआ था, उस सूखे के दौरान यहाँ पर फसल वगैरह नहीं हो रही थी। इस समय भी मौसम के अंदर कुछ बदलाव हो गए थे, जिसके कारण फसलें नाश हो गई थी, ठीक है, चौथी के अंदर, ठीक है। मेन जो उद्देश्य था, स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की यहाँ पर बात की गई थी। इस योजना से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14 बैंकों का। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और जब ये राष्ट्रीयकरण किया गया था, इस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। मेन उद्देश्य एक तो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भर, दूसरा राष्ट्रीय आय और रोजगार, ठीक है। अगर आर्थिक विकास होगा तो उसके साथ साथ रोजगार अपने आप आएगा, ठीक है, उसके बैक टू बैक पीछे ही, ठीक है। आय और संपत्ति की समान वितरण, ठीक है। और क्षेत्रों के अंदर जो असमानता थी उसको भी कम करना था, ठीक है। उसके बाद में संतुलन विकास के ऊपर जोर। संतुलन विकास का मतलब सभी को विकास के तौर पर देखा जाए, ठीक है, सभी के अंदर डेवलपमेंट किया जाए, ठीक है। अब जैसे हम 2-4 बच्चों को कह दे तुम्हारा अलग से टेस्ट लेंगे, बाकी को कह दे ना तुम बाढ़ में जाओ, है, तो क्या ये संतुलन विकास है? नहीं, सभी का बराबर टेस्ट लिया जाए। तीव्र गति से औद्योगिकरण का विकास।
ठीक है। और यहाँ पर भी किसके ऊपर जोर दिया गया, भारी उद्योग, किसके ऊपर है, भारी उद्योग। यहाँ पर एक और घटना घट गई थी उड़ीसा के अंदर, उस समय भीषण चक्रवात आ गया था, और ये भीषण चक्रवात ने यहाँ पर बहुत लगभग आधे से उड़ीसा को बर्बाद कर दिया था। ठीक है, जब भी चक्रवात आता है तो वहां की स्थिति सारी क्या हो जाती है, खराब। ठीक है, हर चीज का नुकसान होता है चक्रवात के दौरान, होता है कि नहीं होता, होता है। ठीक है, तो और एक और यहाँ पर संकट आया, कौन सा, पाकिस्तान ने फिर हमला कर दिया। ठीक है, बांग्लादेश के ऊपर 1971 के अंदर। बांग्लादेश आजाद कब हुआ था, 15 की 16 दिसंबर है, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश क्या हो गया था, कंप्लीटली आजाद। ये मैंने हिस्ट्री के अंदर अच्छे तरीके से तुम्हें बताया था। ठीक है, और अमेरिका सहायता करने आया था किसकी, पाकिस्तान। बदले में हमारे साथ कौन आया था, रूस, है ना। रूस अमेरिका से बहुत भारी पड़ता है। अमेरिका देख के रूस को चुपचाप निकल लिया, बोला हम कुछ नहीं, ऐसे ही आए थे टहलने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही बांग्लादेश के ऊपर हमला किया था तो यहाँ से लोग भागे थे, और जो लोग भागे सबसे ज्यादा ये लोग घुसे थे असम के अंदर, और उन्हीं लोगों को हम क्या कहते हैं, शरणार्थी। ठीक है, और बाद में इन कुछ शरणार्थियों को यहाँ पर नागरिकता दी गई थी और कुछ को डिटेक्शन सेंटर के अंदर बंद कर दिया गया था। ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पर शरणार्थी संकट आया था। एक और यहाँ पर परिवार नियोजन, इस योजना का भी यहाँ पर मुख्य ख्याल रखा गया था, परिवार नियोजन के ऊपर। इसी पंचवर्षीय योजना के अंदर यहाँ पर एक क्रांति शुरू करी गई थी, श्वेत क्रांति, या जिसको क्या कहते हैं, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड, फ्लड का मतलब ये नहीं है बाढ़ आ गई यहाँ पर। ठीक है, ये जो ऑपरेशन जो फ्लड है, ठीक है, यहाँ पर दूध के ऊपर बोला गया इसको। ठीक है, कैसे था ये, दूध के ऊपर, यानी कि डेयरी इंडस्ट्री को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया था। अच्छा, इसके श्वेत क्रांति के जनक कौन है, कौन है, वर्गीस कुरियन। स्ट्रेटेजी में करवाए होंगे सर ने ये, श्वेत क्रांति, व्हाइट क्रांति, जितनी भी है ये। ठीक है, हरित क्रांति। ठीक है, एक मछलियों के ऊपर कौन सी क्रांति होती है, अच्छा, नीली क्रांति। ठीक है, तो 1970 के अंदर यहाँ पर किसका उत्पादन ज्यादा हुआ, डेयरी उत्पादन। ठीक है, डेयरी यानी कि दूध के क्षेत्र के अंदर यहाँ पर बढ़ावा दिया गया था। अगली पंचवर्षीय योजना कौन सी आती है, पांचवी, 1974 से लेकर 1978। मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ। ठीक है, यहां पर नारा दिया गया था किसका, गरीबी हटाओ। मुख्य उद्देश्य एक तो था गरीबी हटाओ, दूसरा आत्मनिर्भरता। ठीक है, यानी कि अपने आप के ऊपर हम निर्भर रहेंगे, भारत अपने आप के ऊपर निर्भर रहेगा। ठीक है, यहां पर ये दो चीजों के ऊपर मुख्य है। और गरीबी हटाने के लिए यहां पर कितना सूत्री फार्मूला, 20 सूत्री। ठीक है, एक 20 सूत्री कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, 20 तरीके बताए गए थे किस तरीके से हम गरीबी को हटा सकते हैं। ठीक है, बट हटी क्या है, आज के समय गांव के अंदर कितने पैसे खर्च करने वाला गरीब है, कितने से कम है, और शहर वाला है 47। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। 1975 के अंदर ग्रामीण बैंक की क्या की गई थी, स्थापना। ग्रामीण बैंक मतलब रीजनल रूरल बैंक। क्या होता है ये, रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी की स्थापना हुई थी। आज के समय आरआरबी के अंदर वैकेंसी आती है कलर की और पीओ, असिस्टेंट पीओ की आती है। ठीक है, तो ये ग्रामीण बैंक के लिए, ग्रामीण क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने किसकी स्थापना करी थी, आरआरबी की। ठीक है, तो हर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आरआरबी बैंक होता है। आप देखते होंगे पंजाब नेशनल ग्रामीण बैंक है ना बुंदा के अंदर। ठीक है, भारत फोटो स्टेट के पास है। ठीक है, तो ग्रामीण बैंक है। ठीक, ये किसको बढ़ाने के लिए, गांव के क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए इन्होंने क्या किया था, इसको बढ़ावा दिया था। इसी पंचवर्षीय योजना के अंदर यहां पर क्या हुआ था, जो जनता पार्टी की सरकार थी समय से पहले ही इस योजना को समाप्त कर दिया। कितने साल हुए यहाँ पर, 4। ठीक है, और कितने साल की होती है पंचवर्षीय योजना, 5। यहां पर कांग्रेस पार्टी हार गई और सबसे पहली बार यहां पर गैर कांग्रेस पार्टी आई, मोरारजी देसाई उसके प्रधानमंत्री बने। कौन बने थे, मोरारजी देसाई। एक नंबर का हरामी बताया जाता है उसको। ठीक है, कैसे था बताएंगे। 1978 में इस योजना को समाप्त कर दिया। आते लक्षण हो गए शुरू, है ना, कर दिए ना शुरू।
पहले तो पंचवर्षीय, अरे खत्म करो इसको, बहुत हो गया 4 साल खत्म कर दिया। उद्देश्य था गरीबी हटाओ, मतलब हट गई गरीबी, ठीक है। इस योजना में पहली बार नारा दिया था किसका? गरीबी हटाओ। पूछ, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर, गरीबी हटाओ का नारा किस योजना के तहत दिया गया? पांचवी, याद ही नहीं करना, 5वीं पंचवर्षीय। पंचवर्षीय मतलब 5, 5वीं के अंदर क्या नारा? दिल की बात बोल दी यहाँ पर, है ना। न्यायपूर्ण मंजूरी, ठीक है, कीमत नीति को अपनाया गया था। अब इसी योजना को समाप्त करने के बाद जनता पार्टी यहां पर एक और योजना लेके आई थी, जिस योजना को कहा जाता है रोलिंग प्लान, ठीक है, या अनवरत, ये अनवरत योजना। कौन सी? अनवरत योजना लेके आई थी यहां पर। कौन? जनता पार्टी। जनता पार्टी ने कहा कि 5 साल का नहीं, ठीक है, हम एक अलग से प्लान करेंगे, और उसी प्लान को कहा जाता है अनवरत योजना। ये किसके आधार पर लाया गया था? गांधीवादी मॉडल के ऊपर। इस योजना को तैयार किसने? डीटी लकड़वाला के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? डीटी लकड़वाला। कहा जाता है कि इसकी ज्यादा जानकारी कहीं पर भी नहीं है, ठीक है, और ना ये सक्सेस रही थी अनवरत योजनाएं, ठीक है। धीरे धीरे उसके बाद में इस अनवरत योजना को समाप्त कर दिया गया। दोबारा से कौन सी योजना शुरू कर दी? पंचवर्षीय। कौन सी योजना आ गई अब? छठी। तो अनवरत योजना 78 से कब तक थी? 80, ठीक है। जिसको तुम अवकाश कहते हो, वो अवकाश नहीं था, वो मोरारजी देसाई के तरीके से एक अलग से प्रकार से डेवलपमेंट करने की सोची गई थी, ठीक है, जिसको अनवरत योजना कहते हैं, रोलिंग प्लान कहते हैं। इसका समय एग्जाम के अंदर आता है कि अनवरत योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी? 5वीं। या किस योजना से पहले? छठी से, ठीक है। किसके द्वारा? जनता पार्टी। जनता पार्टी के पीएम कौन बने? मोरारजी देसाई, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985। मुख्य जोर किसके ऊपर? औद्योगिकरण, ठीक है। अब फिर से फैक्ट्री लगाएंगे, कंपनियां स्थापित करेंगे, उद्योगों को स्थापित करेंगे। यहां पर किसको जोर दिया गया था? औद्योगिकरण के ऊपर जोर दिया गया था। तो ये जो योजना थी, ठीक है, इस छठी पंचवर्षीय योजना के अंदर दोबारा से कौन सत्ता में आ गया? कांग्रेस। तो 1980 के अंदर दोबारा से सत्ता में आ गई थी फिर कांग्रेस। जैसे कांग्रेस सत्ता में आई तो दोबारा से फिर पंचवर्षीय योजनाएं, है ना। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन फिर आगे हैं, पंचवर्षीय योजना फिर ले आई कांग्रेस, ठीक है। तो छठी पंचवर्षीय योजनाएं अप्रैल 1980 से लेकर 31 मार्च 1985 तक लागू किया गया था। कौन सी? पंचवर्षीय। पूरे 5 साल के लिए लागू हुई थी, ठीक है। 4 साल के लिए कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं? 5वीं, ठीक है। देखो 5 पूरा नहीं कर पाए थे, ठीक है, बीच में छोड़ दिया 4 साल के लिए। गरीबी निवारण और रोजगार सृजन, एक तो रोजगार के ऊपर जोर दिया गया, और दूसरा किसके ऊपर? गरीबी हटाओ, यानी कि गरीबी का निवारण करेंगे। अब सॉल्यूशंस निकाल के लेके आएंगे कुछ ना कुछ, जिससे क्या हट जाए? गरीबी हट जाए। और यहाँ पर क्या है? मानक व्यक्ति वर्ष को रोजगार मापने के लिए अपनाया गया था, ठीक है, यानी कि मानक व्यक्ति वर्ष, ठीक है। यहाँ पर व्यक्तियों के ऊपर एक एक करके फोकस किया गया था। दूसरा यहाँ पर अगत और निर्गत मॉडल पर आधारित है। अगत और निर्गत मॉडल क्या होता है? सभी का यहाँ पर विकास हो, ठीक है। यहाँ पर जो प्रॉफिट वाली जो चीजें हैं उनको हम लेके आए, ठीक है। आगत और निर्गत मॉडल उसको बोलते हैं, ठीक है, यानी कि सबका विकास एक साथ सबको हम लेकर चले आगे, ठीक है, उसको आगत और निर्गत, ठीक है। यहाँ पर क्या तैयार किया गया? गरीबी निर्देशांक। और गरीबी का आंकड़ा कौन तैयार करता है? NSSO, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? गरीबी रेखा से ग्रामीण क्षेत्र में प्रगति के, ठीक है, प्रति व्यक्ति जो थी कैलोरी 2400 कैलोरी किसकी? ग्रामीण, और शहरी की 2100। ये जो कैलोरी यहाँ पर जो डिसाइड की गई थी किस समिति के द्वारा? वाई के अलहद समिति। कौन सी थी? वाई के अलहद समिति, जिसने इस कैलोरी को डिसाइड किया गया था। इससे पहले वाली जो सैलरी थी, ठीक है, वो कौन सी थी? 2250 किस समिति के द्वारा? नीलकांत, और एक और थे VM, कौन थे? हैं? बस इतना ही रिवाइज करते हो क्या तुम लोग? हैं? रिवाइज नहीं करते ना। इसके अंदर क्या किया गया था? 15 दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर यहाँ पर यह योजना तैयार की गई थी कि आने वाले 15 सालों के अंदर हम अच्छे से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और गरीबी का निवारण कर सकते हैं। तो 15 सालों को टारगेट करके इन्होंने इस योजना के अंदर प्लान किया था, ठीक है।
और अर्थव्यवस्था के अंदर आधुनिकीकरण को पहली बार किसने अपनाया था? छठी पंचवर्षीय योजना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आधुनिकीकरण को सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के अंदर लाया गया? छठी के अंदर। उसके बाद में अगली पंचवर्षीय योजना आती है कौन सी? 7वीं। 85 से लेकर कहां तक? 90। किसने तैयार किया? चक्रवर्ती। मॉडल कौन सा था? जॉन डब्ल्यू मिलर। इन दोनों ने मिलकर इसको तैयार कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष थे उस समय, अध्यक्ष वो थे चक्रवर्ती। तो इसने तैयार किया और मॉडल किसके ऊपर आधारित था? ये जॉन डब्ल्यू मिलर। यहाँ पर किसको परिभाषित किया? फिर गरीबी को, है ना। उधर से हमने गरीबी का इतिहास देखा था, किस तरीके से गरीबी लाइन को डिसाइड किया गया था। ठीक है, तेंदुलकर समिति के बाद में कौन सी समिति आई थी? सुरेश तेंदुलकर के बाद में कौन सी? रंगराजन समिति। यहां पर 1989 के अंदर जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। कौन सी योजना? जवाहर रोजगार योजना, यानी कि 90 से 100 दिन का रोजगार आपको दिया जाएगा सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये जवाहर रोजगार योजना यहां पर शुरू की गई थी। ठीक है, किसके अंदर? 7वीं पंचवर्षीय योजना है। यहां पर दीर्घकालीन विकास, दीर्घकालीन का मतलब क्या होता है? लंबे समय तक विकास। ठीक है, इसके ऊपर जोर दिया। और किसके ऊपर? उदारीकरण। उदारीकरण मतलब अगर कोई विदेशी कंपनी वगैरह आती है तो हमारे जो कानून थे वो उनको उदार कर दिया गया, यानी कि सरल कर दिया गया था, इसलिए उदारीकरण। लक्ष्य था किसके ऊपर? अनाज के उत्पादन, रोजगार के अवसर और आधुनिकीकरण, एक आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय। ठीक है, ये मूलभूत अवधारणाएं बताई जाती है इसका। ये योजना क्या रही थी? सफल रही थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर खाद्यान्नों का जो उत्पादन था उसके अंदर वृद्धि, आधुनिकीकरण का भी क्या हुआ था? अच्छे तरीके से विकास हो पा रहा था। यहाँ पर स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थापित किया था यहाँ पर। ठीक है, काफी ज्यादा डेवलपमेंट। ऊर्जा संरक्षण और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का भी यहाँ पर विकास हुआ था। जैसे ही ये यहाँ पर कंप्लीट होती है 1900 कब? 90 के अंदर, 85 से 90 तक ये योजना चलती है। जैसे ये योजना आई तो 1991 के अंदर हमारे देश के ऊपर एक संकट आ गया था, जिस संकट को कहा जाता है आर्थिक संकट। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? नरसिम्हा राव। आरबीआई के गवर्नर थे मनमोहन सिंह, और उनको वित्त मंत्री के अंदर लाया गया। फिर उन्होंने ही इस आर्थिक संकट से निकाला था। हमारे देश के पास केवल 15 दिन का पैसा बच गया था। जो नेता लोग थे, ठीक है, डर के मारे कांप गए थे कि अब हमारा देश फिर से कंगाल हो जाएगा। जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने कहा डरो मत, मैं हूं, है ना। धीरे धीरे बोलते हैं ना वो। ठीक है, बहुत जेन्युइन व्यक्ति है वो। ठीक है, बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने फिर क्या किया था? देश की जो अर्थव्यवस्था थी इसको क्या कर दिया? स्ट्रॉन्ग किया। और कौन से स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया? तीसरे स्थान पर। ठीक है, कौन से स्थान पर? तीसरे। मात्र 10 सालों के अंदर तीसरे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया था। ठीक है, और अभी तक भी हम कौन से स्थान पर ही हैं? तीसरे स्थान पर ही हैं। आने वाले 20 सालों में तीसरे स्थान पर। तो योजना दूसरा अवकाश कब से कब तक? 90 से 92। 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट के कारण ये क्या रहा था? योजना अवकाश। कितने अवकाश आए? 2। पहला अवकाश 66 से 69। दूसरा 90 से 92। इसके बाद में हर रोज का ही अवकाश आ जाएगा 2017 के बाद। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, इसको रिवाइज कर लेना, बाकी अगली क्लास में।